जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन कोविड। और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो भी मिल रही होंगी आपके स्टूडेंट ईमेल आईडीज़ पे। तो अपनी फ़ीस वगैरह भी आप साथ साथ सबमिट करवाते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई मसला ना हो। दूसरी बात एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। तो एग्ज़ाम आपका अब चूँकि गवर्नमेंट ने ही यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया था और गवर्नमेंट ही यूनिवर्सिटीज़ खोलती है। आपकी जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो डील करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चूँकि आप लोग आते हो तो उन्होंने ही बंद की थी और उन्होंने ही कहा है कि इसको खोलें। तो चूंकि गवर्नमेंट ने कह दिया तो फिर एचईसी ने भी यही कहा कि स्टूडेंट्स को अब आपने ऑन कैंपस बुलाना है जैसे कि पहले बुला रहे थे। और और यूएमटी का भी यही डिसीजन है कि अब आपके सारे एग्जाम्स वगैरह ऑन कैंपस होंगे, जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आल्दो कि आप थोड़ा सा इस ट्रांजिशन मोड में से गुजरोगे, लेकिन आपके लिए ये बेटर हो जाएगा कि आप खुद से चीज़ों को लिखोगे और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे। दूसरी बात ये है कि चूंकि आप लोगों का सेशनल अभी डिस्प्ले करना है 25 को, तो आज 21 है। तो मैंने तो वैसे आज का प्लान किया हुआ था कि कुछ ना कुछ आपसे क्विज दो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिए जाएं। लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद आपके लिए ज़्यादा जल्दी हो जाए, तो क्विज मैं आपके बना दूंगा और मैं कोई संडे की उसकी डेट कर दूंगा, दो क्विज की, ठीक है। और वो आप अटेम्प्ट कर लेना ताकि आपका कंपनसेशन हो जाए। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं मिड्स में वो अपने मार्क्स को कवर करते हैं। तो इसमें आपने मुझे ये नहीं कहना कि सर ये आप क्विज क्यों ले रहे हैं, तो मैं शॉर्ट के रख दूंगा। तो वो आपने अटेम्प्ट करना है क्योंकि 25 को मैंने आपकी वैल्यूएशन आगे भेजनी है और मैं नहीं चाहता कि आपकी वैल्यूएशन ही ना हुए हों, तो वो आप एक डिसएडवांटेज में चले जाओगे। ठीक है जी। अनम आ गई? अनम नहीं, अनम अभी नहीं आई। तो आयमा समझ आ गई मेरी बात? ईमन, एमन और Yes, sir. Yes, sir. हम्म, चले ठीक है। और दूसरा आपका जो मॉड्यूल है असेसमेंट का, उसमें आपने प्रेजेंटेशंस देनी है और प्रेजेंटेशंस के टॉपिक भी आपको ईमेल कर दिए गए हैं। लेकिन वो ईमेल जब आप अपने कंप्यूटर से खोलोगे तो वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा उसको पढ़ना, वरना आप समझोगे कि शायद आप एक दूसरे के टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे वो एक स्टूडेंट के नेम से आगे पूरा का पूरा उसका टॉपिक ही आया होता है। इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं कि आप किसी की प्रेजेंटेशन दे दोगे या कोई आपकी प्रेजेंटेशन दे देगा। तो सर आप इस क्विज किस टॉपिक का लेंगे? बहुत इजी क्विज लूंगा। अब मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ। चलो अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। मैं अभी मूडल की अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करूंगा। ओके सर। मेरा आयमा ये मकसद नहीं कि मैं आपको बहुत ही कंप्रेस कर दूं और टाइट कर दूं, आप लोगों को ऐसे खींच के मार्किंग करूं। ये मकसद नहीं है। सिर्फ ये मकसद है कि आप कुछ लर्न करो और आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको भी आप साथ साथ पूरा करो। तो ये क्विज रखने का मकसद आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करना है। और ये ऑनलाइन क्विज है, फिर आप ऑन कैंपस से पहले पहले ही हम ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आज का लेक्चर कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका अब एग्जाम पास है, तो इतना ज़्यादा आप दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। आराम आराम से टॉपिक्स को कंडेंस करके, टॉपिक को रिफाइनराइज करके हम पढ़ेंगे। तो ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आप नोट डाउन कर लें अपने टॉपिक्स जो हैं। एक टॉपिक इसमें आज का भी शामिल हो जाएगा कि एक्सरसाइज जो आपने प्रेगनेंसी में करवानी है। एक तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है, और एक स्पेशल पॉपुलेशन वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा आज का टॉपिक आपका, जो कि होगा एक्सरसाइजेज इन ओल्डर अडल्ट्स एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके सर। हाँ, ये बड़ा इजी आपके लिए 3 पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, जो कि आपने 3 ही पढ़नी है, और बुक बेशक आप ना पढ़ना, ठीक है। और अभी आज थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है आपके पास इस ऑनलाइन क्विज के लिए, और इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि मिड्स आपने एमसीक्यूज बेस्ड दिया था, तो मैं इसमें चाहूँगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको करें। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे? हाँ, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एक क्विज में कर दूंगा, और 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दूसरे क्विज में कर दूंगा। तो एक आपका जो रिकॉर्ड है, मूडल का रिकॉर्ड, और जो शेयर होता है विद एचईसी, तो उसमें भी बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी आ जाएगी, क्विज एक्टिविटी, और वो आपकी मार्क्ड एक्टिविटी आएगी। और असाइनमेंट्स भी अपनी देख लेना, जितनी भी हैं वो आप कर लेना। तो ये मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपकी जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओल्डर अडल्ट्स एंड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक नेचुरल मैकेनिज्म है, एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो एक बेबी की बर्थ होती है और आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ होती रहती है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन पे रहती है। उसकी वजह ही ये है कि वो इतना ज़्यादा नहीं मैरिजेस में और इन्वॉल्व करते, और इतनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है इतनी, यानी कि नहीं है। लेकिन ये जो हमारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और डेफिनेटली फिर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसको समझना, प्रेगनेंसी को, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाना और इसकी डिटेल को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को अटेंड करोगे, उनको देखोगे, और फिर यही नॉलेज आपको कल में खुद भी काम आएगा कि आप जब खुद इस प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, व्हेन यू विल गेट, तो ये सारी चीज़ें आपको तब भी खुद अपने लिए भी ये आपको काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। छोटा सा आज का लेक्चर है। मैंने कोई आपको, जैसे मैंने आपको ईमेल में भी लिखा है, कोई ओवर बर्डन नहीं करना आपको। तो मैक्सिमम 14 स्लाइड्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, और ये 14 स्लाइड्स हैं जो आप लोग अभी पढ़ लोगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देना चाहे तो वो भी दे सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने तैयार की है। तो ये 2 किस्म की अब पॉपुलेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिनको आपने करवानी है। एक तो है जी अपना ओल्डर एडल्ट्स, और एक है प्रेग्नेंट लेडीज। ये कम्युनिटी पॉपुलेशन है। कम्युनिटी पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें
ओल्डर अडल्ट्स का भी नंबर बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज में, और प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी नंबर ज़्यादा होता है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो डिफरेंस तो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन डेफिनेटली फिर भी प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी एंड इन वेस्टर्न सोसाइटी आल्सो। तो इनके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने, उनकी फिजियोलॉजी क्या है और वो आप कैसे करवाएंगे, ये है आज का टॉपिक। और ओल्डर अडल्ट्स आप देख लें कि ओल्डर अडल्ट्स को बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड डील किया जाता है और उनको एज एक्टिव एज पॉसिबल रखा जाता है। ये नहीं कि उनको आप एक बेड दे दें, चारपाई दे दें और एक रूम दे दें और एक नौकर दे दें। आप अबव द एज ऑफ 60 या 65 के बस जी अब आप कुरान पढ़ा करें और नमाज पढ़ ली आपने, बस यही आपके काम है। यहाँ हमारे ये ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, ये इनको आपने संभालना है। तो इस तरह के रोल में वो नहीं है। ठीक है, अब आपने कल ही शायद आप में से किसी ने टीवी देखा हो तो जो इस टाइम जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट है, ही इज 78 ईयर्स ओल्ड। तो 78 ईयर्स का बंदा इधर पाकिस्तान में शायद आपको देखने में ही ना मिले। तो 78 ईयर्स ओल्ड इन यूएस इज प्रेसिडेंट। अभी तक वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी में फुल वर्क कर सकता है। ठीक है, तो क्यों कर सकता है? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है वैसा, और एक्सरसाइज की तरफ उनका रुझान है, और वो अपने आप को पोस्ट रिटायर लाइफ में भी एक्टिव रखते हैं किसी ना किसी जॉब में, किसी तरीके से। मेन जॉब से समटाइम्स हट जाते हैं, लेकिन बाद प्रोफेशंस ऐसे हैं कि उसमें आप रह के भी टिल डेथ आप वो जॉब कर सकते हैं। जैसे टीचिंग जॉब है, जैसे डॉक्टर की जॉब है, जैसे आप लोगों की जॉब है। तो इसमें ये नहीं है कि आप 60 पे रिटायर हो जाओगे, इसमें आप जब तक चाहो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो प्राइवेट बेसिस पे। जाहिर है गवर्नमेंट की जॉब तो उसमें खत्म हो जाती है। तो ये ओल्डर अडल्ट्स को अगर आप एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन पड़ी होगी तो उनको आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो। इसी तरह इस ओवरव्यू में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रेग्नेंट लेडीज़। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप कैसे बेनिफिट करोगे? आप सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर वाइज आपको पता होना चाहिए कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। रफली इसको ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है कि 12 वीक्स, और फिर 13 टू 26 वीक्स, और फिर 27 टू 39 40 वीक्स में। तो 3 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर किया जाता है, और तीनों की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल 3 4 चीज़ें ओवरव्यू के तौर पे बता देता हूँ कि इधर ख़वातीन के जहन में होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी हो गई है तो बस अब खाना पीना स्टार्ट कर देना है, जो भी चीज़ उनको मिलती है वो खाना पिएंगी, और जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो आपको सिर्फ 10 to 15% अपना जो फूड इनटेक है वो इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और वो भी आपने हेल्दी फूड की तरफ जाना होता है। और इसमें जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि जो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज हैं उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल आता है इन नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज फॉर एग्जांपल बाइसाइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है। अब आपको अजीब लगेगा कि सर रनिंग कह रहे हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में इसका बड़ा पॉजिटिव रोल आएगा। ऑल ओवर द बॉडी आपकी जो बॉडी मैकेनिक्स है और फिजियोलॉजी है वो बड़ी इम्प्रूव होगी, और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आपको जो लेबर पेन्स हैं और जो लेबर का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, और चाइल्ड बर्थ आपकी इजी हो जाएगी, और मसल स्ट्रॉन्ग वो पेल्विस से पुश आता है, और वो फिर जो फीटस है वो इजीली डिलीवर हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा रोल है, ना सिर्फ वर्बली रोल है बल्कि साइंटिफिक रिसर्च जिसको आप लिटरेचर कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खवातीन पे इसको एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव भी कर दिया है कि एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है, और स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज का ख़ास तौर पे। ठीक है, फिर आपने पोस्चर गाइड भी करना होता है। जाहिर है कि वो खातून लॉर्डोटिक कर्व में चली जाती है, फिर पोजीशनिंग आपने एडवाइस करनी होती है
कि 3-4 पिलोज आप थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड अंडर द बैक बिटवीन नीज आप करें। फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपने करवानी है, लेकिन स्पेसिफिकली हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज़ों को, आल्दो कि ये टॉपिक आपका मस्कुलोस्केलेटल में भी प्रेगनेंसी का आएगा और थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में भी ये बार बार आएगा, लेकिन अब हम सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन में रहते हैं। तो ये देखें जी, सीडेंट्री इंडिविजुअल में क्या हैं। जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग या तो कर लेते हैं तो या थ्रू आउट द लाइफ करते रहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू द सीडेंट्री इंडिविजुअल, कि उनका जो VO2 मैक्सिमम है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होते हैं। HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। देखो, कोलेस्ट्रॉल एक फैटी मॉलिक्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो जो आपकी आर्टरीज को, आपकी स्किन को, आपके ब्रेन को, आपके न्यूरॉन को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। इसी वजह से आपकी स्किन में इलास्टिसिटी है, आपकी ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी है। तो इस टाइप का कोलेस्ट्रॉल विच इज़ अ गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ द HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। थर्ड पॉइंट है कि ग्लूकोज टॉलरेंस उन लोगों में, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये some student has on his camera, so I advise him to either be comfortable with herself and decent in the camera or off the camera, ठीक है। तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये भी इनमें बेहतर हो जाती है। ग्लूकोज टॉलरेंस है कि आपने ग्लूकोज लिया, मीन्स कि आपने अपना मील लिया। ग्लूकोज तो हम में से कोई भी नहीं खाता। ग्लूकोज फार्मेसी से जाके आप एक डिब्बी में ग्लूकोज लाएं और वो खाना शुरू कर दें, तो ग्लूकोज तो हम में से कोई भी नहीं खाता, या हम में से कोई भी चीनी के चमचे लेके खाना नहीं शुरू कर देता। ग्लूकोज मीन के जो हम रेगुलर मील्स खा रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्लड में थ्रू डाइजेशन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो ग्लूकोज की सतह आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में इंक्रीज होती है, और वो फिर इंसुलिन उसको इंट्रासेलुलर करके डिक्रीज कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है ये इजी होता है इन एक्सरसाइज ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। तो जो दूसरे सीडेंट्री इंडिविजुअल्स हैं उनमें ग्लूकोज ऐसे करके इंक्रीज करेगा, फिर वो काफ़ी देर रहेगा, और समटाइम्स वो इंक्रीज ही रहता है, जिसको आप टाइप 2 डायबिटीज कहते हो, कि वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देती है। और नंबर 4, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है, और रिस्क ऑफ फॉलिंग। जी वर्दा, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप कह दें, एनोटेट आपने कर दिया है। नो सॉरी, गलती से हुआ। कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर, सॉरी। चले, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज फॉर ओल्डर एडल्ट्स के लिए एडवाइस है कि ऑल ओल्डर एडल्ट्स शुड अवॉइड इनएक्टिविटी, and some physical activity is better than none, and older adults who participate in any amount of physical activity gain some health benefits, ठीक है, no doubt about it। अच्छा, अब तो आपने पढ़ ली कि ये चीज़ तो आपको टीवी में भी देखने में मिल जाएगी, रेडियो में भी मिल जाएगी, और आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगी कि जी एक्सरसाइज करवानी है। ये राग तो हर बंदा ही आपको लापता हुआ मिलेगा, ये एक्सरसाइज करवानी है, एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्यों करनी है और कब करनी है, ये चीज़ें अब आपकी स्पेशलिटी में आ जाएंगी, ठीक है। अब एक एंकर पर्सन जो बैठ के एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को रोता है पूरा दिन,
तो उसको तो नहीं पता कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज को आप वॉकिंग नहीं एडवाइस कर सकते, एक हार्ट के पेशेंट को आप जॉगिंग नहीं एडवाइस कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखें कि फॉर सब्सटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स ओल्डर एडल्ट शुड डू एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी और 75 मिनट्स पर वीक ऑफ विगरस इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और 10 मिनट आप करें, एंड टोटल अमाउंट शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द वीक। तो ये है जी इसकी इंडिकेशंस कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, और ये कि आपने क्यों करनी है, और किस तरह के मरीज ने किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है। खाली एक्सरसाइज करें तो ये तो सिर्फ एंकर पर्सन पे जो बैठा हुआ है मेकअप करके उसने कह देना है, ठीक है। उसको नहीं उसकी डिटेल पता, ना ही उसको कोई फिजियोलॉजी का पता है, ना ही को उसको मसल्स के नेम का पता है, लेकिन वो सिर्फ इन चीज़ों को बता के अपना चैनल चला रहा है। तो ये आप लोगों ने इस पे मास्टर करना है अपने आप को। अगर आप एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, फॉर एडिशनल एंड मोर एक्सटेंसिव हेल्थ बेनिफिट्स, तो एरोबिक एक्टिविटी को आप 300 मिनट्स पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी। और अब ये आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वैसे मैं कहता हूँ आपको कि आपने नहीं याद करनी, लेकिन जब मैं आपको कहूँ कि आपने याद करनी है तो ये स्लाइड में जो ये लिखी हुई है 150 मिनट्स और 75 मिनट्स, देन 300 मिनट्स एंड 150 मिनट्स, तो ये आपने याद करनी है, ठीक है। अब आपने जिस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, आइदर टू ब्रॉड कैटेगरीज में, वो या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, और नंबर सेकंड वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो सकती है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप अगर करेंगे तो वो एटलीस्ट 2 डेज पर वीक आप करें, जिसमें मेजर वर्क मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो। और मेजर मसल ग्रुप आपका क्वाड्रिसेप है, आपका गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस है, फिर आपका हैमस्ट्रिंग है, फिर आपका बाइसेप ट्राइसेप है, और फिर आपके एब्डोमिनल फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपने 8 to 12 रेपिटेशंस पर एक्सरसाइज करनी है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प विद द टिपिकल लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, बोन मास एंड बैलेंस सीन इन दिस पॉपुलेशन। अब ये बात आ जाती है कि ओल्डर अडल्ट्स जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए सिंपल यही सोल्यूशन है कि आपने उनकी एक्टिविटीज को रिफाइन करना है, व्हाट एक्टिविटीज दे कैन डू एंड व्हाट एक्टिविटीज दे कैन नॉट डू। तो इधर मैं आपको लिख देता हूँ, रिफाइन इसको अब आपने करना है आइडेंटिफाई, ठीक है। दिस इज योर जॉब। और फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने लेवल को देखते हुए कि जो पेशेंट है उसका जो एक्सरसाइज लेवल है वो क्या है। कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक ट्रेनिंग के अलावा हैं, वो कौन सी हैं। वो आपकी बैलेंस एक्सरसाइजेज है जो आपको इंक्लूड करती है
एक प्रोग्राम में कि जिसमें आपका रिस्क ऑफ फॉल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस एक्सरसाइजेस करने से क्या हुआ, आपका रिस्क ऑफ फॉल डिक्रीज हो गया। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप बैलेंस एक्सरसाइजेस कह सकते हो ओल्डर एडल्ट्स में? वो है जी आपकी बैकवर्ड वॉकिंग, साइडवेज वॉकिंग, हील वॉकिंग, टो वॉकिंग एंड स्टैंडिंग फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन। तो ये कितनी हो गई एक्सरसाइजेज? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने याद करना है कि ये एक्सरसाइजेज आप बैलेंस के लिए करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कितनी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप बैलेंस के लिए करा सकते हैं कि नैरो बेस की, फिर आपने कम बेस कर दी, मूविंग द सेंटर ऑफ द मैच साइड टू साइड और डूइंग क्रॉस ओवर और साइडवेज वॉकिंग आपने कर दी, और कंट्रोल रिस्क किया, सुपरविजन में भी नीडेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को आपने देखना है। अब आएगी जी प्रेगनेंसी, के प्रेगनेंसी में आपने कौन कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवानी है अपने एक्सपेक्टेड मदर को, ठीक है। और अगर उसको कोई डिजीज है तो उसको आप पेशेंट कह सकते हो कि चूंकि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इस वजह से इसको आप एक्सपेक्टेंट मदर या मदर सिंपल आप इसको कह सकते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है किसी मदर, आप कहेंगे क्या कहते हैं अपना अनम नज़ीर, फर्स्ट प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्म क्या है फर्स्ट प्रेगनेंसी की? एनीवन इन क्लास? प्राइमी। आगे आधा लफ्ज आपने ठीक बताया, उसको आप कहते हैं ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? भाई देख के बता दो आप। अनम ने सर प्राइमी ग्रेविडा। क्यों नहीं बता रही यार? ये मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, तो मैं आप लोगों को एंगेज रखना चाहता हूँ। आप लोग अगर कनेक्ट करके तो आप कहीं और बिजी हो जाते हो, तो फिर लेक्चर का क्या फायदा? प्राइमी ग्रेविटा उसको सर आप कहते हैं। तो आप सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑन बोर्ड रहा करें। आपका मैं किसी का अगर नाम लेता हूं तो आपको चाहिए कि वो आप बताएं कि सर ने क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन किया है। अगर आपने गायब हो जाना है क्लास में लॉग इन करके, तो अब मैक्सिमम आपका एक सेशन और होगा, उसमें आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी और थोड़ा सा मैं उसमें इनपुट दिया करूंगा। ये नहीं कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके कोर्स कंटेंट्स में आपसे कवर करवा रहा हूँ, मेरा ये कोई थीम नहीं होता। ये आपकी प्रेजेंटेशन एक्टिविटी है सेमेस्टर वैल्यूएशन में, तो उसमें मेरे अपनी यानी कि स्लाइड्स में बनी होती हैं, तो मैं आप लोगों से वो शेयर भी करूंगा। आप लोगों की अपनी बनी हुई स्लाइड्स आप खुद उनको प्रेजेंट करोगे और मैं उनमें ऐड करी जाऊंगा। तो अभी आप प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी को आपने प्राइमी ग्रेविडा कह देना है। तो फीटस को क्या क्या चाहिए प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी में? कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स एंड ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकली स्टेबल एनवायरनमेंट। जो वो एमनियोटिक एक सैक होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, वो चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो करता है, और उसके लंग्स भी में पानी होता है जिसकी वजह से वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ओनली विद वाटर कर रहा है। जितनी एक्सरसाइज हो रही है मदर में, तो उससे जो ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज जा रहा है, वो सारे का सारा फीटस को जा रहा है। तो इसमें जो मेन चीज़ें यही हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को आपने चेक रखना होता है। नुकसान क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कि
ग्लूकोज अगर फीटस को ज़्यादा जा रही है तो फीटस की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा और वेट भी बढ़ जाएगा, और उसका जो डिलीवर होना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में जा सकता है। एक तो डायबिटीज़ है जेस्टेशनल, दूसरा प्री इक्लेम्सिया है, यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है, और ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की तरफ मरीज चला जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना है व्हेन यू विल एडवाइज एक्सरसाइजेस टू अ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, और डाइटरी केयर में आपने यही कहना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड आपने डाइट ठीक ठाक इंक्रीज करनी होती है, उससे पहले आप ज़्यादा ना इंक्रीज करें, 10 to 15% करें। यानी कि अगर आप एक साइज की रोटी खा रहे हैं तो आप फिर 1 से सवा करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उसको 1.5 करते हैं, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप तकरीबन उसको पौनी करते हैं, यानी कि 1 रोटी और फिर दूसरी रोटी जितना, यानी कि आप आधी से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह आपने अपने मील्स को ऐड करना होता है, और फिर फिजिकल एक्टिविटी को भी ऐड करना है। ठीक है, और रिस्क भी कैलकुलेट करना है। अगर एक 30 साल की लेडी प्रेग्नेंट हुई है, एक 25 ईयर्स की एक्सरसाइज और होगी, एक 40 ईयर्स की प्रेग्नेंट है या 45 ईयर्स की प्रेग्नेंट है, उसके लिए और है। ठीक है, एग्जामिनेशन होता है उनका, और फिजिशियन भी चेक करता है टू रूल आउट द कॉम्प्लिकेशंस, या कोई सिम्टम्स आए तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, या फॉल्स प्रेगनेंसी हो सकती है, या इसके अलावा और जो सिम्टम्स हैं कि बेबी की मूवमेंट्स बाज़ औक़ात नहीं फील होती। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो हैं उनको देखा जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड ज़ाहिर है कि इसमें करवाए जाते हैं। लेकिन आपका इसमें रोल सीधा सीधा है कि आपने डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवानी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एरोबिक एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, वो है कि हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज, कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स और सर्कलैच है। तो जो यूट्रस है, जो दैट इज लिंक्ड विद द वजाइना, जो कि बेसिकली बर्थ केनाल है यूट्रस, और उसका दो एंड्स हैं, एक उसकी फंडस है और जहाँ पे वो फ्लोस एंड होती हैं, और दूसरा उसका डिस्टल एंड होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, इसको नेक, यानी कि यूट्रस की नेक भी इसको कहते हैं, जहाँ से है और जिधर सर्वाइकल प्लग बन के आफ्टर प्रेगनेंसी वो उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, ताकि आउटसाइड कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जाता। तो ये सर्विक्स जो है ये नैरो एंड ऑफ द यूट्रस है, और यहाँ से एट द टाइम ऑफ लेबर ये डायलेटेशंस होती हैं, और डायलेशन इधर से फीटस जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, और इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्वाइकल प्लग सही तरह नहीं बना हुआ और वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा है जी मल्टीपल जेस्टेशंस, जैसे हमारे कल्चर में ज़्यादा बाज़-औक़ात आप फैमिलीज़ को देखोगे कि जिनके बहन भाई 8-10 भी हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी मदर को एट रिस्क कर देती हैं। ठीक है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है। ब्लीडिंग एक रिस्क फैक्टर है, उसमें भी आपने एक्सरसाइज नहीं करवानी। और प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया ये क्या होती है कि ये देखें, ये प्लेसेंटा की जो पोजीशन है, इसमें प्लेसेंटा की पोजीशन, प्लेसेंटा क्या होती है कि जो वोम्ब है, फीटस और मदर एक टिश्यू के साथ लिंक होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू उसको आप कह सकते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द फीटस जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ द फीटस जाते हैं। उस को जो यूट्रस के साथ अटैच होता है
उसको जो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड यूट्रस के साथ जो अटैच होता है, उसको आप प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा यूट्रस के एंटीरियर भी अटैच हो सकता है, पोस्टीरियर भी अटैच हो सकता है, फंडस में भी अटैच हो सकता है, ठीक है, और फंडो एंटीरियर भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता प्लेसेंटा की अटैचमेंट ऐसी आ रही है कि वो सर्विक्स के पास आ रहा है, तो वो सर्विक्स की ओपनिंग को ब्लॉक भी कर सकता है और फिर सी सेक्शन की तरफ जा सकता है, तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाता है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर जब आप थेराप्यूटिक्स में जाओगे तब ये टर्म्स दोबारा आएंगी। रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, वही एमनियोटिक सैक ब्रेक हो जाए, जिसको वाटर ब्रेक भी लेमैन टर्म में कहा जाता है। इसके अलावा प्री इक्लेम्सिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या सीवियर एनीमिया हो जाए, तो ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि इनमें तो आप करवा ही नहीं सकते। जी अनम, आप इनको एक दफ़ा रिपीट कर दें, अनम अल्ताफ, ताकि ये सबको याद हो जाए एक दफ़ा फिर कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप बिल्कुल ही एक्सरसाइजेज नहीं करवा सकते, एरोबिक एक्सरसाइज। The first one is heart disease और the second one is restrictive lung disease के केस में, incompetent cervix और सर्कलेज में, multiple gestation में, और premature labor, persistent second and third trimester bleeding। Placenta previa after 26 weeks of gestation, premature labor during the current pregnancy, ruptured membranes, preeclampsia or pregnancy-induced hypertension and severe anemia. Relative ठीक है जी, वेरी contradictions गुड। include जी anemia, जी, रिलेटिव मैं unevaluated आप बता देता हूँ कि एनीमिया है कि अनएवेलुएटेड मैटरनल कार्डियक रिथमियाज हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, तो इसको आपने देखना होता है। एक्सट्रीम मॉर्बिड ओबेसिटी, एक्सट्रीम अंडरवेट ओबेसिटी, ये भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो एक्सट्रीम मॉर्बिड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए हो, अपने बॉडी मास इंडेक्स की जो रेंजेस हैं डिफरेंट, उनसे आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हो, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। यहाँ आप एक्सट्रीम अंडरवेट हो, बॉडी मास इंडेक्स आपका 12 से भी नीचे है, या हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन करंट प्रेगनेंसी, समटाइम्स IUGR इसको कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, या हाइपरटेंशन कंट्रोल है, या ऑर्थो पैटिक लिमिटेशन है, कोई फ्रैक्चर खुदा ना खास्ता हो गया है, या पुअरली कंट्रोल्ड सीजर कोई डिसऑर्डर है, कोई एपिलेप्सी टाइप है मदर को, या पुअरली कंट्रोल हाइपर थायरॉइडिज्म है, या कोई मदर हैवी स्मोकर है, तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये लिखे तो पैराग्राफ की फॉर्म में है, लेकिन इनको आपने वन बाय वन देखना है। तो ये चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है 40 to 50%, और जो यूट्रस का साइज है और वेट है वो इंक्रीज हो जाता है 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर नॉर्मली यूट्रस का वेट आप गूगल कर लेना कितने केजी अपना ग्राम्स में है, तो उससे 20 को मल्टीप्लाई कर देना, तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी उतना इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर 1 kg है तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी 20 kg यूट्रस का साइज हो जाता है, लेकिन 1 kg तो नहीं होता, कम नहीं होगा एग्जैक्ट उसकी वैल्यू। डिमांड प्रेगनेंसी में की है जी, ऑक्सीजन कॉस्ट बढ़ेगी, हार्ट रेट एट रेस्ट ज़्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, कि ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीटस पे तक पहुंचे और उसको पंप करे, ठीक है। अब आए कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस को अब आपने पढ़ा, याद किया,
और आपने देखा कि अब आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हैं। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप किसी टाइप की एक्सरसाइज आप उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। रेक्रिएशनल कर सकते हैं, आप जॉगिंग रनिंग कर सकते हैं, आप बाइसाइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके थेराप्यूटिक्स में मैं आपको रिसर्च इसकी दिखा दूंगा कि स्ट्रेनेस एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा बेनिफिट, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज आप करवाएंगे उतना कम खतरा है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का, और उतना कम खतरा है कि वो एपिसियोटमी का, यानी कि जो स्टिच लगते हैं ड्यूरिंग सम टाइम्स जब बेबी नहीं आ रहा, डिलीवर नहीं हो रहा होता, तो स्टिचेस भी लगा दिए जाते हैं इंसिजन करके। जो स्पेस रेक्टम तक, एनल केनाल तक उसको समटाइम्स एक्सटेंड किया जाता है, उसको एपिसियोटमी कहते हैं, या फोर्सेप डिलीवरी भी करवाई जाती है। तो ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, 2 3, इनको अवॉइड किया जा सकता है, और रिसर्च इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब आप लोगों ने लोगों को एडवोकेट करना है, डॉक्टर्स को गाइड करना है कि जनाबे वाला ये रिसर्च है, ये फलाने कंट्री में हुई है, तो इसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आप अपने मरीजों को रेफ़र करें और ये इनको करवाएं लाजमी। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता फीटल ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी है, अब आपने आंखें बंद करके नहीं चलना। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल। लकीर के फकीर नहीं हो जाना, आपने खुद से कोई चीजें सोचनी पड़ती हैं आपको। कितनी मरीज मैंने अपने क्लिनिकल लाइफ में ऐसे देखे कि जिनके लिए कोई बुक में कोई आंसर नहीं था, जिनके लिए कोई गूगल पे कोई आंसर नहीं था, फिर मैंने अपना स्टूडेंट माइंड और साइंटिफिक थ्योरी का जो प्रोसेस है वो मैंने अप्लाई किया, और उससे मुझे उस चीज़ के आंसर मिले। तो आप प्रेगनेंसी में कितने डिफरेंट केसेस भी देख सकते हो, कितने डिफरेंट सिम्टम्स भी देख सकते हो, तो उसके मुताबिक आपने चलना है। लेकिन अगर फीटल ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसमें आपने एक्सरसाइज जो है वो नहीं करवानी। स्टैंडर्ड यूएस गाइडलाइंस हैं वो क्या है कि 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, ये है। ठीक है। और ये 30-35 मिनट्स की एक्सरसाइज बन जाती है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आपको अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स मिल गए हैं, और आप अपनी प्रेजेंटेशन जो ही आपकी तैयार होती है आप मुझे बताएंगे सर मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है। मे भी हम वैसे ही आपकी संडे को ही क्लास रख लें, चाहे मंडे को रख लें, और आप 3 4 5 स्टूडेंट्स जिनकी तैयार हो जाएगी तो वो आप मुझे खुद भी दे सकते हो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप सारी क्लास को दो, लेकिन आप खुद से भी, क्योंकि टाइम कम है, आप दे सकते हैं। जी अनम नज़ीर, अनम अल्ताफ और मोहम्मद अहमद आया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद अहमद नहीं है। और वर्दा उमैस, समझ आ गई आज के लेक्चर की? यार इजी सा लेक्चर है लेकिन प्रैक्टिकल है। जी सर, यस आ सर। गई है। सर तो पढ़ना, मैं आपसे अभी पावर पॉइंट शेयर कर देता हूँ विद इन 5 to 10 मिनट। सारा जो मटेरियल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कोर्स ओवरव्यू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्टिविटीज। ठीक है। जी वर्दा, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने तो आज पावर पॉइंट पे लकीरें भी मारी हैं। नहीं सर, वो गलती से हो गई था मेरे से। अच्छा सर मैंने ठीक है, आपसे पूछना गलती से था लग गई। कि वो आपकी जूम की रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो रही थी प्रीवियस लेक्चर क्या? से। जो जूम की रिकॉर्डिंग थी सर वो प्रीवियस लेक्चर की ऑन नहीं हो रही थी, अच्छा प्रोसेस अच्छा, नहीं कर रही चलो थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम स्टूडेंट्स डेलिबरेटली टू इंटरप्ट द लेक्चर, और वो मारते हैं लकीरें, लेकिन मुझे नाम आ जाता है इधर फौरन। तो मैं लास्ट टाइम से आपकी क्लास में तो नहीं कभी ऐसे हुआ, पिछली जो आपसे जो सीनियर क्लास है उधर हैं कोई 2 3 स्टूडेंट्स ट्रबल मेकर्स, तो वो इस तरह की हरकत कर देते हैं। फिर मैं उनको इंडिविजुअली बता देता हूँ कि शायद पूरी क्लास में ताकि उनका पर्दा रह जाए कि मुझे आपके नाम भी आ रहे होते हैं। तो आप चूंकि ख़त्म है आपकी एक्टिविटी आज, तो नेक्स्ट अब आपकी प्रेजेंटेशंस हैं।
और प्रेजेंटेशंस आप अपनी जो डेट है वो खुद ही मुझे आज शाम तक दे दो, नहीं तो इसी मेल का दूसरी मेल में आपकी फिर डेट भी लिखी हुई आएगी और फिर उसी डेट में आपकी वैल्यूएशन कंपलसरी हो जाएगी। फिर ना मुझे कहना कि सर ये आपने अब न्यू डेट दे दी है, हम तो तैयार ही नहीं कर सके। तो आप अपनी खुद ही डेट मुझे उसी ईमेल में रिप्लाई कर दें कि सर मैं अगले लेक्चर में, आप सारे ही अगले लेक्चर में दे सकते हैं, या आप किसी भी वीकडे में जब आपकी बनती है तो 4-5 का ग्रुप बना के मुझे कम्युनिकेट कर सकता है। अना मल्ताफ, बात की समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ चल ठीक है जी, हम अपना फिर लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।